So welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. Today we will be discussing the case study of the Windows 95 operating system. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केस स्टडी और केस स्टडी हमने करनी है विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो इन केस स्टडीज़ हम ये हैं जो मेन टॉपिक्स जो हमारे डिस्कशन के रहेंगे। द फर्स्ट वन विल बी द बैकग्राउंड, देन द मोटिवेशंस और एंड गोल्स, आर्किटेक्चर, फीचर्स, प्रॉब्लम फेस्ड, एवोल्यूशन एंड आउटकम्स। तो अपनी टोटल जो केस स्टडी के ड्यूरिंग हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द बैकग्राउंड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ विंडोज़ 95, तो जो स्टोरी है बेसिकली वो स्टार्ट होती है विद द डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स बिग ब्लू फ्रॉम अमेरिका ने डेवलप किया था, लेकिन कॉपीराइट बाद में कर लिया था, बाय कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जो डॉस था दैट वाज बेसिकली अ कमांड लाइन इंटरफेस। तो इट मीन्स यू कैन हैंडल द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग द कमांड्स। मेमोरी कम लेता था क्योंकि लाइट वेट था और हार्डवेयर भी ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए था। उसके बाद जो विंडोज़ 95 है वो उसका जो कर्नल है वो बेसिकली डॉस का ही है। तो जो डॉस के कर्नल को यूज़ करके आगे विंडोज़ ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे। विंडोज़ 95 उन्हीं में से एक है जो बेसिकली डॉस बेस्ड ही था, लेकिन उसमें कुछ ग्राफिकली उन्होंने मेजर चेंजेस करे। तो दैट विंडोज़ 95 वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन शिकागो. It was released on 24th of August 1995, and the kernel type used by the Windows 95 is monolithic. So when we talk about the motives and goals of the Windows 95, जो इसके मेन मोटिव्स थे उसमें सबसे पहला था एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स कि आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो उसमें ज़्यादा सर्विसेज होनी चाहिए, ज़्यादा एप्लीकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो एक्सटेंसिबिलिटी जो था वो पहला गोल था विंडोज़ 95 का। दूसरा था जी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स कि आप किसी भी हार्डवेयर पे इजीली विंडोज़ 95 को इंस्टॉल कर सको। द थर्ड इज़ रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस। रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस का मीनिंग था कि विंडोज़ 95 जो है वो एक्यूरेटली प्रोसेस करे चीज़ों को, एक्यूरेट रिजल्ट दे और वो फेलियर्स को, किसी भी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर को वो टॉलरेट कर पाए। द नेक्स्ट वाज कंपेटेबिलिटी, क्योंकि विंडोज़ 95 से पहले डॉस ऑलरेडी चल रहा था। तो इसका मेन मोटिव था कि जो डॉस के चीज़ें हैं वो सारी कंपेटेबल होनी चाहिए विद विंडोज़ 95। जो डॉस में रन हो रहा था वो 95 में भी रन होना चाहिए। इसके साथ साथ ही दूसरा जो मेजर मोटिव था अंडर कंपेटेबिलिटी दैट वाज टू सपोर्ट द यूनिक्स OS2 एंड नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी हों। The next motive or goal was the user friendly operating system. Windows 95 से पहले क्योंकि टेक सेवी पर्सन ही ऑपरेट कर सकते थे कंप्यूटर सिस्टम को, लेकिन Windows 95 से माइक्रोसॉफ्ट का मेन मोटिव था ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली कर देना ताकि कोई भी इजीली इसको यूज़ कर पाए। देन नेक्स्ट था परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मीन्स आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, एक्यूरेट हो। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर। तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो जो आर्किटेक्चर का पहला पार्ट है दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स डायरेक्टली इंटरफेस करते हैं विद द हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उनकी कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं। सेकेंड लेयर में हमारे पास है वर्चुअल मशीन मैनेजर, इंस्टॉलेबल फाइल सिस्टम एंड कन्फिग्रेशन मैनेजर। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो तीसरी लेयर है आर्किटेक्चर में दैट इज़ द कोर ऑफ द विंडोज़ 95। उसके बाद हैं जी रजिस्ट्री फाइल्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विंडोज़ में। उसके बाद है जी यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस के बाद हमारे पास हैं एप्लीकेशंस दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि विंडोज़ 95 से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे माइक्रोसॉफ्ट के, वो सारे थे 16 बिट। और विंडोज़ 95 जो था दैट वाज द फर्स्ट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज़। तो 95 से पहले जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो 16 बिट थे। अब 16 बिट का मतलब ये होता है कि यू कैन प्रोसेस ओनली 16 बिट ऑफ डेटा विद वन इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो उसके बाद जो मेजर इम्प्रूवमेंट आई विंडोज़ 95 के साथ वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम का 32 बिट्स हो जाना। तो इट मीन्स लगभग स्पीड को डबल कर दिया गया। और अपार्ट कि ये 32 बिट का था, लेकिन ये 16 बिट की एप्लीकेशन को भी रन कर सकता था। तो इट मीन्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी विंडोज़ 95 के साथ। और जो विंडोज़ 95 की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी वो थी ऑटो एग्जीक्यूट बैच फाइल, कॉन्फ़िगरेशन डॉट सिस मतलब सिस्टम फाइल, एंड INI फाइल्स। द INI स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन फाइल्स में सारी वो इंफॉर्मेशन रहती थी जो किसी भी प्रोग्राम को, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, INA फाइल जो थी वो दैट वाज द वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं वो स्टोर रहती थी कि किसी सर्विस या एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइल्स थी विंडोज़ 95 में INI फाइल, उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर थी विंडोज़ INI दैट बेसिकली स्टोर्स द ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल अपीयरेंस ऑफ द विंडोज़ इन्वायरमेंट। कि विंडोज़ इन्वायरमेंट में जब जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो उसके ग्राफिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ों को लोड करना है। तो win.ini फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट INI फाइल थी system.ini। तो system.ini में सिस्टम की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती थी। सिस्टम से रिलेटेड मतलब कौन कौन सा हार्डवेयर है, उनको कैसे इनिशलाइज करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, डिवाइस ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये सारी सिस्टम की रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती थी system.ini में। और विंडोज़ 95 में जो सेंट्रल डेटाबेस था कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो था रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री जो थी वो सेंट्रल डेटाबेस था जो सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता था। हर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, हर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर की जो आपने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर रखा है उसको वापस जब आप विंडोज स्टार्ट करोगे या उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को लोड करना है, तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्री के पास रहती थी। और जो रजिस्ट्री थी उस दिस ऑन द लोकल कंप्यूटर पे इसकी लोकेशन रहती थी। और इसमें आपकी सारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो थी स्टोर्ड थी, कौन कौन सा हार्डवेयर, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेंट्रल डेटा बेस वॉज रजिस्ट्री। उसके बाद सिस्टम INI में थोड़ा सा जैसे ही अपग्रेड हुआ विंडोज़ 3X टू विंडोज़ 95, मतलब जैसे डॉस के हमारे पास वर्जन थे 1.0, 2.0, देन 3.0। जो विंडोज़ 95 आया वो आया 3.1। तो जैसे ही हमने 3.1 से अपग्रेड किया टू विंडोज़ 95, सिस्टम INI फाइल एंड सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच इट देन पुट्स इनटू द रजिस्ट्री। तो इससे पहले जो थे आपके पास डॉस 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे करके 3.1 में भी ग्राफिकल इंटरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन वो इन्वायरमेंट आपका स्टार्ट CLI में होता था, आपको ग्राफिकल इंटरफेस बाद में लोड करना पड़ता था। लेकिन विंडोज़ 95 तो टोटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थी, सिस्टम ही आपका स्टार्ट होता था इन अ ग्राफिकल वे। तो जैसे ही अपग्रेडेशन हुई विंडोज़ 95 की 3.x से, 3.x मीन्स 3.1 से, तो आपकी जो सारी सिस्टम INI की इंफॉर्मेशन थी दैट वाज पुट इनटू द रजिस्ट्री। लेकिन फिर भी INI फाइल को रिटेन किया गया। उसको रिटेन करने का मेन मोटिव था क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी देनी थी प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब तो आपने क्या करा, INI की जगह पे रजिस्ट्री ले आए system.ini की, लेकिन आपने INI फाइल्स भी मेंटेन करी क्योंकि हमने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देनी थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से चल रहे थे।
अगर हम INI का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म कर देते तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो थी वो पॉसिबल नहीं होनी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री जो थी वो सेंट्रल डेटाबेस था, उसमें वो सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्टोर रहता था। इसके अलावा विंडोज़ ने जो 95 ने उस टाइम पे एक बड़ी कमाल की चीज़ इंट्रोड्यूस करी, और बहुत ही अच्छे से नाम के साथ, जिसको उन्होंने बोला प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले में क्या होता है कि जैसे आप डिवाइस को कनेक्ट करते हो, इट स्टार्ट वर्किंग, आपको कोई ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल करने पड़ते। जैसा कि आजकल आप देखते हो, व्हेन यू अटैच योर माउस विद द सिस्टम, तो आपको कोई ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल करने पड़ते। जैसे आप प्लग करते हो, इट स्टार्ट वर्किंग। इसको विंडोज़ की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लग एंड प्ले। इट मीन्स व्हेन यू विल plug your hardware to the operating system, to the hard if you will add your hardware, तो आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। इट विल स्टार्ट वर्किंग एज सून एज यू विल प्लग द हार्डवेयर टू द सिस्टम। तो अब कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो प्लग एंड प्ले इनेबल्ड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर। आप प्रिंटर अटैच करो अपने सिस्टम के साथ, सबसे पहले आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो विंडोज़ 95 ने ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक्चुअली ये कहाँ से गया, दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो विंडोज़ 95 ने किया क्या, बेसिकली उसने पहले से ही ड्राइवर्स को एम्बेड कर दिया विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे क्या हो गया, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक तो ग्राफिकल इंटरफेस था कंप्लीटली, उससे भी साइज इंक्रीज हो गया। दूसरा, कुछ इन्होंने हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स थे वो विंडोज़ के साथ में ही रख दिए, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज और इंक्रीज हो गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, प्लग एंड प्ले, क्योंकि ड्राइवर्स पहले से ही थे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो जैसे ही आप हार्डवेयर को प्लग करते थे, वो इट स्टार्ट वर्किंग। तो that was one of the no best feature offered by the Windows 95 at that time. तो अब कुछ जो फ़ायदे थे रजिस्ट्री के INI के ऊपर, क्योंकि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में INI यूज़ होता था, अब हमने रजिस्ट्री यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके कुछ बेनिफिट्स थे। पहले तो साइज़ थे, नो लिमिट टू साइज़ एंड डेटा टाइप, क्योंकि INI का फाइल का साइज़ जो था वो 64 KB तक लिमिटेड था। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी with the with the नो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप INI का फाइल जो है वो 64 KB तक ही था, इससे बड़ी फाइल का साइज हो ही नहीं सकता था। लेकिन रजिस्ट्री में अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। दूसरा, जो रजिस्ट्री है वो हेरारिकल वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। देन इसका जो सेटअप है वो स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम पॉलिसीज़ जो है रजिस्ट्री के थ्रू स्टोर करनी ज़्यादा इजी है। तो अब हार्डवेयर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विंडोज़ 95 के आर्किटेक्चर में, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइस ड्राइवर्स आर बेसिकली द ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ का क्या मीनिंग हुआ। नाउ लेट, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज दिस इज योर सिस्टम एंड अब उसके बीच में आपका सारा सिस्टम है, सारे सिस्टम डिवाइसेस आपके लगे हुए हैं, वो चल रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अब आपने क्या किया, आप लाए एक और डिवाइस, लेट्स से प्रिंटर। तो अब सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह आपस में शेयर कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है उन डिवाइसेस से काम कैसे करवाना है। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने एक प्रिंटर अटैच कर दिया, तो वायर लगा दी फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है कि इस प्रिंटर को ऑपरेट कैसे करना है, इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, इसको कमांड्स कैसे देनी है। डेटा तो आप वायर से यूज़ कर लोगे ट्रांसफ़र करके, लेकिन वो कैसे करना है, कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी नॉलेज नहीं है। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताते हैं कि किसी डिवाइस को कमांड कैसे देनी है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर आपके पास ड्राइवर्स नहीं होंगे, the operating system will not be able to communicate with that specific device, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको कमांड कैसे देनी है। तो डिवाइस ड्राइवर्स
वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ड्राइवर्स जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, दे आर नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इनेबल करता है टू कम्युनिकेट टू इंस्ट्रक्ट द कनेक्टेड डिवाइस। तो उसके लिए हमारे पास मिनी ड्राइवर्स और का भी कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें हम नो यूनिवर्सल ड्राइवर्स या मिनी ड्राइवर्स दैट मेक्स द राइटिंग डिवाइस स्पेसिफिक कोड मच ईजियर, कि एक स्पेसिफिक डिवाइस को कैसे टारगेट करना है, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स। मिनी ड्राइवर्स और यूनिवर्सल, मिनी ड्राइवर्स होते हैं स्पेसिफिक चीज़ के लिए, यूनिवर्सल होते हैं फॉर जनरल थिंग्स। सो उसके बाद हार्डवेयर के साथ जो वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर के थ्रू इंटरेक्शन होती थी प्रोटेक्टेड मोड में, तो दीज आर द फाइल्स दैट स्टोर द डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। द कि इससे पहले विंडोज़ 95 से पहले हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं था। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या स्टार्टिंग में लोड करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, आप कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, कौन सी इनेबल करना चाहते हो सर्विस को, कौन सी को डिसेबल करना चाहते हो। इन सारी चीज़ों के लिए विंडोज़ 95 ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। आप बहुत इजीली आज आप सभी इस चीज़ को यूज़ करते हो, आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन सी चीज़ को स्टार्टअप पे इनेबल करना है, क्या सेटिंग्स उसकी सेव करनी है, कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, किसी को मॉडिफाई करना है, किसी को इनेबल करना है, डिसेबल करना है। तो दिस कैन बी डन थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का सारा जो डेटा होता है वो रजिस्ट्री के पास होता है, और सिस्टम मैनेजर में आपको आपके अटैच्ड सभी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में मिल जाती है। तो रजिस्ट्री में सारा सेंट्रल डेटाबेस है, लेकिन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आपको लिस्ट हो जाएंगे सारे डिवाइस, और इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही उन सभी डिवाइसेस को मैनेज करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है वर्चुअल मशीन मैनेजर। तो वर्चुअल मशीन मैनेजर is basically an environment for a program to run on standalone dedicated computer that does not have any interference from any other program, can have access to any device when it write। तो virtual machine manager है वो क्या करता है, वो एक ऐसा environment provide करता है एप्लीकेशन को कि उसको लगता है कि वही सिर्फ रन हो रहा है। तो आप आइसोलेट कर देते हो चीज़ों को। तो जब उसने किसी एप्लीकेशन एक हार्डवेयर को के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करी, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो हार्डवेयर को सिर्फ वही यूज़ कर रहा है। तो आप शेयर्ड पूल की जगह पे वर्चुअल मशीन मैनेजर यूज़ करते हो टू प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ सम अदर एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को लगता है कि वही सिर्फ इस कंप्यूटर को, इस हार्डवेयर को यूज़ कर रही है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 3 एरियाज़ में वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेस शेड्यूलिंग। जब आपने प्रोसेस की शेड्यूलिंग करनी है, कब स्टार्ट करना है प्रोसेस को, कितना टाइम देना है, मेमोरी पेजिंग को मैनेज करना है, जो नीडेड फाइल्स हैं उनको मेमोरी में लेके आना, जो नहीं चाहिए उनको बाहर लेके जाना। फिर जो पुराने जो एप्लीकेशंस थी उनको सपोर्ट करने के लिए MS मोड का डॉस का मोड था टू बी कंपेटेबल विद द ओल्डर वर्जन्स ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद विंडोज़ 95 का जो इंस्टॉलेबल फाइल सिस्टम है, 2 फाइल्स सिस्टम को वो सपोर्ट करता है, दैट इज़ फाइल एलोकेशन टेबल एंड कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम फॉर रिमूवेबल CDs and file allocation table for the hard disk. So this is the file system architecture. उसमें आपके पास IFS मैनेजर रहता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। फाइल सिस्टम के ड्राइवर्स रहते हैं हार्ड डिस्क के, जो आपको सपोर्ट करते हैं टू इनेबल, जहाँ इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन विद द स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम जो है वो आपके रिमूवेबल
डिवाइसेस लाइक CD रोम को सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ ही क्योंकि आपने मेमोरी डिवाइसेस के साथ पे डेटा रीड और राइट करना होता है, उसके लिए इनपुट आउटपुट सुपरविज़न होती है। आपका जो डिवाइस है एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है विद मदरबोर्ड, उसके लिए पोर्ट ड्राइवर्स होता है। इसके बाद इंटरफेसिंग होती है। इंटरफेसिंग मीन्स आप किस तरह की केबल को यूज़ कर रहे हो टू कनेक्ट द स्टोरेज डिवाइस विद द मदरबोर्ड। तो आजकल जैसे आपने नाम सुना होगा SATA साटा, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच्ड। तो ये इंटरफेसिंग होती है टू कनेक्ट द डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइस विद द मदरबोर्ड। उसके बाद आपके पास मिनी पोर्ट ड्राइवर्स होते हैं जो डिवाइस स्पेसिफिक कोड को स्टोर रखते हैं और प्रोटेक्टेड मोड में इन सारी चीज़ों को रन करते हैं। मैंने जैसे ड्राइवर्स की डायग्राम में भी हमने क्लियर किया था, जो डिवाइस स्पेसिफिक कोड होता है वो मिनी ड्राइवर्स में होता है, जो जनरल कोड होता है दैट इज इन द यूनिवर्सल ड्राइवर्स। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द कोर सिस्टम कंपोनेंट्स, तो हमारे पास आते हैं तीन चीज़ें। कर्नल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कर्नल, ग्राफिकल डेटा इंटरफेस GDI एंड द यूज़र। तो यूज़र स्पेस में ये रहता है, यूज़र इज़ प्रोवाइडेड विद द ग्राफिकल इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, बट ज़्यादातर जो रिसोर्स होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल ओनली। तो यूज़र थ्रू सिस्टम कॉल है जो वो रिक्वेस्ट करता है फॉर वेरियस रिसोर्सेज। तो यूज़र दैट इज बेसिकली द एंड यूज़र, इट कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी अ मशीन दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कर्नल जो है दैट इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सारा जो CPU शेड्यूलिंग है, फाइल इनपुट आउटपुट सर्विसेज हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, टास्क शेड्यूलिंग है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है, दैट इज़ बेसिकली डन बाय द कर्नल। क्योंकि कर्नल को हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहीं पे उसका अपना प्राइवेट स्पेस होता है और कुछ शेयर्ड फाइल्स भी होती हैं जहाँ पे वो उन फाइल्स को रखता है दैट आर बीइंग शेयर्ड बाय द मल्टीपल प्रोग्राम्स। ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस होता है जो भी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है उसको मैनेज करने के लिए। कुछ आप अगर ड्रॉ करना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस इंडिपेंडेंट ग्राफिक ड्राइवर्स सच एज डिस्प्ले एंड प्रिंटर ड्राइवर्स, तो उसके लिए आपको यू आर प्रोवाइडेड विद द ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, तो फीचर्स जो थे विंडोज़ 95 में वो थे न्यू यूज़र इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, लॉन्ग फाइल नेम्स, क्योंकि INI फाइल की प्रॉब्लम थी, उसमें फाइल नेम की रिस्ट्रिक्शन रहती थी। इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले 16 बिट था अब ये 32 बिट हो गया। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग थी, जिससे कि आप प्रायोरिटी सेट कर सकते थे। स्केलेबल परफॉर्मेंस थी, आप ज़्यादा साइज की रैम वगैरह इंस्टॉल कर सकते थे। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग इसमें इनबिल्ट थी। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ऑनलाइन सर्विसेज थी फॉर द ऑनलाइन सपोर्ट। इंटरनेट एक्सेस के लिए आपके पास स्पेशल फीचर था। 32 बिट्स की एप्लीकेशन आप रन कर सकते थे। मोबाइल कंप्यूटिंग आपका जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वगैरह के थ्रू सब सपोर्टेड था। रोबस्टनेस थी, मतलब वो फेलियर्स को बेयर कर सकती थी, टॉलरेट कर सकती थी। डॉस के मुकाबले में इसके पास ज़्यादा मेमोरी थी, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थी। देन बेटर एंड फास्टर गेम्स, आपके पास गेम्स का जो ऑप्शन था वो इंक्रीज हो गया और परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई। आपकी जो वीडियो कोडेक्स थे वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिए गए विंडोज़ 95 में, जिससे कि आपका वीडियो जो रनिंग है वो काफ़ी स्मूथ हो गया। देन थ्रू CTFS बेटर सपोर्ट थी फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क एंड इसमें विंडोज़ 95 के साथ कंपेटेबिलिटी थी ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज़। जो ओल्डर वर्जन में प्रोग्राम वगैरह चलते थे आप विंडोज़ 95 में भी उनको रन कर सकते थे। अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, फंक्शनैलिटी ज़्यादा डिस्कवरेबल थी। मींस आप अब जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही क्लियरली प्लेस कर दिए गए यूज़र्स के लिए। इसमें आपको लर्निंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। अगर आप सिंपली आपको पढ़ना आता है तो माउस पॉइंटर आपको प्रोवाइड किया गया था, वो आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते थे विद द सिस्टम। बेटर टूल्स थे, हेल्प ज़्यादा अच्छी थी, सपोर्ट ज़्यादा अच्छी थी, नेटवर्क रिसोर्सेज को आप अच्छे से ब्राउज कर सकते थे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कम मेमोरी चाहिए थी, सिस्टम ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल था, नेटवर्किंग भी ज़्यादा रिलायबल थी, एप्लीकेशन ज़्यादा रिलायबली रन कर सकते थे आप।
फ्यूचर के लिए एप्लीकेशन रेडी इसको बनाया गया, ये सोच के बनाया गया कि अगर कल को ऐसी एप्लीकेशंस बनेंगी तो वो भी सपोर्टेड होनी चाहिए। नेटवर्क इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल थी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली ये डिवाइस को डिटेक्ट कर लेती थी। जैसे ही आप कोई नया डिवाइस अटैच करते थे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता था और उसके ड्राइवर्स को भी ढूंढ के इंस्टॉल करने की अटेम्प्ट कर सकता था। सर्वर बेस्ड बैकअप जो आपके बैकअप एजेंट्स थे, मतलब रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विंडोज़ 90 के 5 के पास इन्हांस्ड फीचर थे। बेटर रिमोट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग टूल्स थे। सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस पॉसिबल था। आपके पास रीस्टोर का ऑप्शन था क्रैश को से रिकवरी के लिए। आप 95 को लोकली और सर्वर दोनों पे रन कर सकते थे। डिस्कलेस वर्क स्टेशन पे भी रन कर सकते थे। RIPL सपोर्टेड था पूरी तरह से और आपके लिए स्पेसिफिक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मौजूद थी कि आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते थे और उनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर सकते थे। यू कैन लॉक डाउन द डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, मीन कौन सा वॉलपेपर लगा लिया, कौन सा थीम लगा लिया, वो सारी चीज़ें थी। जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल यूज़र्स कैन शेयर अ सिंगल सिस्टम फाइल सिस्टम, सिंगल यूज़र कैन यूज़ द मल्टीपल सिस्टम एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन। शेयर्ड डेस्कटॉप रिसर्च जो था उस पर ऑथराइजेशन एक्सेस थी आपकी। टास्क ज़्यादा सिंपलर और एफिशिएंटली आप रन कर सकते थे। नो मल्टीपल आप मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छे से सपोर्टेड थी, आप सेम टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते थे। इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल थी, रिलायबल था। ट्रांजिशन टूल्स थे कि आप पुराने सिस्टम से आए हो तो नए सिस्टम पे आप इजीली सेटल कर पाओ अपने आप को। तो अगर हम एवेल्यूएशन की बात करें, विंडोज़ 95 को एवेल्यूएट करने की कोशिश करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा इजी टू यूज़ था, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पुराने वर्जन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी थी, नेटवर्किंग के लिए आपके पास बिल्ट इन सपोर्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास स्पेसिफिक टूल्स थे, इनबिल्ट जैसे मैंने आपको बताया मैसेजिंग और फैक्स था और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू मोबाइल सर्विसेज को भी सपोर्ट किया गया। सो दिस इज़ द वैल्यूएशन। जैसे आपको मैंने बताया इजी टू यूज़, आप आराम से, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, ऑप्शन बहुत क्लियरली प्लेस किए गए थे, परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक तो 16 बिट से आप 32 बिट्स आ गए थे, प्लस रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करने से, प्लग एंड प्ले यूज़ करने से, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होने से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। कंपैटिबिलिटी थी पुराने सिस्टम्स के साथ, नए सिस्टम्स कैसे डेवलप होंगे फ्यूचर में उनके लिए स्कोप रखा गया था। नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट थी, इंटरनेट कनेक्शंस आप इजीली मेंटेन और मैनेज कर सकते थे, सिस्टम को आप प्रॉपरली अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे, मैसेजिंग का ऑप्शन था आपके पास, मोबाइल सर्विसेज की सपोर्ट थी। सो दैट कंक्लूड्स आर टुडे सेशन। तो आज के इस लंबे चौड़े डिस्कशन में हमने विंडोज़ 95 की केस स्टडी करी, उसके मोटिव्स को समझा, फिर देखा कि वैल्यूएशन लास्ट में करी कि अपने मोटिव को अचीव करने में वो कितने सक्सेसफुल रहे। और इसके अलावा वी हैव डिस्कस द वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विंडोज़ 95। और मान के चलिए विंडोज़ 95 रेवोल्यूशन था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इसके बाद जो पॉपुलैरिटी थी विंडोज़ की वो इतनी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वाकई में वो बहुत ही ईजी टू यूज़ था। आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए थी, आपको उस टाइम पे उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज पढ़नी आती है, डन, यू कैन ऑपरेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 95 के बाद लोगों को कॉन्फिडेंस आया कंप्यूटर पे कि ये आम लोगों के लिए बनी हुई चीज़ है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर टेक सेवी पर्सन ओनली। तो एक रेवोल्यूशन था विंडोज़ 95 और जो इसके मोटिव और गोल्स थे बहुत हद तक इसने उनको अचीव किया। सो आई होप आपको वो सारे फीचर्स, क्योंकि आप रोज़ इनको यूज़ करते हो तो थोड़ा टेक्निकली आप आज को आपको पता चला रहा होगा उनके बारे में, और आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।